जब भी गोवा का नाम लिया जाता है तो लोगों के सामने इमेज आ जाती है बहुत सुंदर खूबसूरत बीचेस की, टूरिस्ट लोकेशंस की, बहुत ही प्यारे सनसेट्स की, फोर्ट जैसी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स की और साथ में मस्ती मौज और टूरिज्म की। लेकिन गोवा बिकेम अ रीजन और अ कॉज फॉर ट्रेजेडी वेयर देयर वाज अ फायर इंसिडेंट जस्ट अ फ्यू डेज अगो, और उस फायर इंसिडेंट्स में 25 लोगों की मौत हो जाती है। यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर को भी कंडोलेंस देते हुए कॉम्पनसेशन एक्स ग्रेशिया अनाउंस करना पड़ता है। इट वाज सच अ बिग बिग कैटास्ट्रोफी, बिग डिजास्टर, एंड सोलली मैन मेड डिजास्टर है, अवॉइडेबल डिजास्टर है, बिकॉज ऑफ अ कंकॉक्शन ऑफ करप्शन, कैपिटलिज्म या क्रोनी कैपिटलिज्म जिसको आप कह सकते हो, और लैक ऑफ लॉ एंड लीगल एनफोर्समेंट। आज हम इस पर्टिकुलर मामले से जुड़ी 3 चीजें समझेंगे, क्योंकि हमारे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो घटनाएं हमारे आसपास घट रही हैं उसमें कानून के ना अप्लाई होने का क्या महत्व है, और कुछ 3 की टर्म्स क्या होती हैं मैं आपको बताऊंगा। एक, ब्लू कॉर्नर नोटिस जो इंटरपोल को जारी किया जाता है, वो क्या होता है। एक्सट्रेडिशन और डिपोर्टेशन में क्या फर्क होता है। और तीसरा, ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है। और ये जो 2 भाई पकड़े गए हैं थाईलैंड के अंदर, जो ओनर्स हैं इस पर्टिकुलर क्लब के, इन्होंने ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल के लिए जो अप्लाई किया था उसका मीनिंग। ये 3 चीजें, 3 पॉइंट संक्षेप में जल्द से जल्द मैं आपको बताऊंगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट दिस पर्टिकुलर फायर इंसिडेंट इज नॉट द फर्स्ट, होपफुली इट इज द लास्ट, बट आई एम वेरी श्योर जिस हिसाब से भारत के अंदर कानूनों की एनफोर्समेंट होती है, भारत के अंदर करप्शन प्रेवलेंट है, और बहुत डार्क इमेजरी आपको देखने को मिलती। और जो डेथ्स हैं वो किन लोगों की ज्यादा होती है, जो वर्किंग क्लास लोग हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, जो अलग अलग गांव से वहां काम करने आए हैं गोवा में। और ये जो मालिक लोग हैं ये तो चले जाते हैं अपना थाईलैंड, है ना, ये तो चले जाते हैं विदेश। एंड यहां तक कि इंप्यूनिटी तो देखिए कि जब फायर का इंसिडेंट ऑनगोइंग है, जब फायर का कॉल जा रहा है, उसके कुछ ही मिनटों के बाद इनकी फ्लाइट की बुकिंग होती है 1 बज के रात को 1:17 पे। तो अब आप ये देखेंगे कि सबसे पहले फायर ट्रेजेडी का रीजन जो बताया जा रहा है, क्योंकि गोवा की स्टेट फायर डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर लिया है और मल्टीपल वायलेशंस उनको मिले हैं। पर ये वायलेशंस बाद में क्यों मिलते हैं, है ना। अब ये देखोगे कि सबसे पहले तो फायर एनओसी होना चाहिए, इस बिल्डिंग के पास नहीं था। दूसरी बात, ये एक इन्वेस्टिगेशन सामने आया है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, विलेज पंचायत का एनओसी है, विलेज पंचायत का एनओसी है, जिसने इस पर्टिकुलर लोकेशन और इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए पहले एनओसी दिया हुआ है एज अ रेजिडेंशियल, सॉरी एज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। ठीक है, एनओसी दिया हुआ है कि ये कंडीशंस हैं और इन कंडीशंस में आपको ये प्रॉपर्टी चलानी है। बट यहां पे किसी भी प्रकार के कमर्शियल प्रॉपर्टी के कोई सेफगार्ड नहीं लिए गए थे। अगर आप रूल्स रेगुलेशंस को देखते हो, तो किस तरीके से फायर परमिट नहीं था, बिल्डिंग के अंदर कोई वेंटिलेशन नहीं था, बिल्डिंग में फ्लेमेबल डेकोर और फर्नीचर का इस्तेमाल किया गया था, और इसके अलावा आप देख सकते हो कि इसकी वजह से 25 जानें गंवाई गई। ठीक है, इंडिया में एग्जिस्टिंग कोड है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स है, लाइसेंसिंग के रिक्वायरमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के कोड्स हैं, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है। और ये जो इकोसिस्टम है करप्शन का, जैसे कि ये परमिट्स आप देख सकते हो, ये परमिट आप देख सकते हो कि ये परमिट एनओसी विलेज पंचायत ऑफिस से दिया गया है। ये बताता है कि ग्रास रूट तक अगर डेमोक्रेसी है तो ग्रास रूट तक करप्शन भी है। अब इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद जब ये लूथरा ब्रदर्स जो ओनर्स, जब ये थाईलैंड चले गए, फुकेट चले गए, उसके बाद सरकार जो है एक्शन लेती है, और ये बताती है कि अगर एक्शन लेने पे आए तो सरकार बहुत फटाफट जस्टिस भी कर सकती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इंडिया की तरफ से एक नोटिस की डिमांड की जाती है इंटरपोल को। देखो थाईलैंड में बहुत कुछ हो रहा है, थाईलैंड में ऑलरेडी कंबोडिया को लेकर देयर इज अ डिस्प्यूट, इफ यू वांट अ वीडियो ऑन दैट, है ना, कि थाईलैंड के अंदर ये क्या डिस्प्यूट चल रहा है, प्लीज कमेंट्स में मुझे बताओ और आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एक्सप्लेनिंग दैट एज वेल। बट
व्हाट आई वांट टू डिस्कस हियर इज कि ये डिफरेंट टाइप के नोटिसेस क्या होते हैं जो इंटरपोल इशू करता है। सबसे पहले तो इंटरपोल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस का एक यूनियन है, कम्युनियन है। दिस इज नॉट अंडर यूनाइटेड नेशंस, ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर नहीं आता है। 1896 में इसकी स्थापना हुई थी और लियोन फ्रांस के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स है। सो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो पुलिस और फोर्सेस हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए इंटरपोल नाम की एक संस्था का इस्तेमाल करती है। भारत की तरफ से इंटरपोल से कम्युनिकेशन सीबीआई के थ्रू होता है। खैर, तो अब नोटिस इशू किया गया इन ब्रदर्स के खिलाफ। कहा गया इंटरपोल को कि आप ब्लू कॉर्नर नोटिस या ब्लू नोटिस इशू करें। ब्लू नोटिस कब इशू होता है, और ये कलर कोडिंग याद रखनी होती है खासतौर पे एग्जाम्स के लिए। ब्लू नोटिस कब इशू होता है, जब किसी पर्सन की लोकेशन या आइडेंटिटी के लिए आप अलर्ट करते हो कि बी ऑन द लुकआउट, है ना, बी ऑन द लुकआउट फॉर दिस पर्सन बिकॉज दिस पर्सन नीड्स टू बी फाउंड आउट, है ना। अभी इसका अरेस्ट वारंट नहीं है, अभी ये क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं हुआ है, फ्यूजिटिव नहीं है, बस आप ये उस व्यक्ति के इंक्वायरी डालते हो कि क्या आपके देश में, आपकी कंट्री के अंदर इस पर्टिकुलर जगह पे ये व्यक्ति है या नहीं है। रेड नोटिस होता है जो वांटेड पर्संस हैं, जो प्रोसिक्यूशन के लिए या सर्विंग अ सेंटेंस के लिए है, लेकिन जेल तोड़ के फरार है, कोर्ट ने सजा सुना दी है तो फरार है, ये रेड नोटिस होता है। येलो नोटिस होता है मिसिंग पर्संस को ढूंढने के लिए, जो लोग खो गए हैं, गुम हो गए, क्रिमिनल नहीं है, खो गए हैं, गुम हो गए हैं, उनके लिए येलो नोटिस होता है। ऑरेंज नोटिस होता है एक थ्रेट के लिए अलर्ट करना कि पब्लिक सेफ्टी के लिए हो सकता है इस पर्सन के पास कोई एक्सप्लोजिव्स हो या इस पर्सन ने कोई अटैक करना है, तो ये ऑरेंज नोटिस होता है ना। तो इसका मतलब अगर एक देश से दूसरी देश में कम्युनिकेशन होगा इंटरपोल के थ्रू तो ये क्विकली होगा। पर्पल नोटिस होता है कि क्रिमिनल टूल्स, प्रोसीजर्स या टेक्निक्स का कम्युनिकेशन करना। एंड सिल्वर नोटिस भी है, लेकिन सिल्वर नोटिस अभी पायलट स्टेज पे है। ब्लैक नोटिस होता है टू आइडेंटिफाई डेड बॉडीज, ब्लैक डार्केस्ट कलर है तो डार्केस्ट थिंग डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ग्रीन इज फॉर पोटेंशियल थ्रेट। इमिनेंट थ्रेट मतलब थ्रेट बहुत ज्यादा, थ्रेट परसेप्शन ज्यादा है। पोटेंशियल मतलब हो सकता है कि फ्यूचर में थ्रेटफुल हो सकता है। तो आपको ये कलर जो कॉम्बिनेशन है या कलर कोडिफिकेशन है पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो उसमें क्वेश्चन आ सकता है, सीधी सी बात है। तो अब हम बात करते हैं कि यहां पे इस पर्टिकुलर केस में क्या एक्स्ट्राडिशन हो रहा है या डिपोर्टेशन हो रहा है। खबरों की माने तो अभी यहां पे डिपोर्टेशन हो रहा है। डिपोर्टेशन की का क्या मतलब है, डिपोर्टेशन का क्या मतलब है और एक्स्ट्राडिशन का क्या मतलब है। एक्स्ट्राडिशन इज बेसिकली गवर्न्ड बाय एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन टू कंट्रीज। भारत में एक्स्ट्राडिशन को लेकर, यानी दूसरे देश में जो भारत के लॉज को तोड़ के, भारत के कानूनों को तोड़कर जो लोग गए हुए हैं उनको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए, यानी वापस भारत लेके आने के लिए एक एक्ट है जिसका नाम है एक्स्ट्राडिशन एक्ट ऑफ 1962। इस एक्स्ट्राडिशन एक्ट में आप किसी दूसरे देश से बाहर के दूसरे देश के अंदर भारत का कोई क्रिमिनल है उसको वापस लेके आ सकते हो। फॉर एग्जांपल 26/11 के एक वन ऑफ द अक्यूज्ड तहव्वुर राणा को यूएसए से एक्स्ट्राडाइट किया गया। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी के जो मर्डर केस था उसमें प्राइम अक्यूज्ड अनमोल बिश्नोई गैंग के मेंबर है, उनको भी एक्स्ट्राडाइट किया गया, उनको भी एक्स्ट्राडाइट किया, वापस लाया गया, है ना। तो ये जो चीजें हैं एक्स्ट्राडिशन कहलाती हैं, जब एक क्रिमिनल को आप दूसरी कंट्री से वापस भारत पे लेके आने की कोशिश करते हो। अब एक्स्ट्राडिशन जब होता है ना, तो एक्स्ट्राडिशन तभी हो सकता है जब आपने उस देश के साथ, उस कंट्री के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की हुई है, प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट हो। थाईलैंड के केस में भारत का प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, ठीक है, यूएसए के केस में है, कनाडा के केस में है, इवन विद यूके वी हैव एन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। बट एक्स्ट्राडिशन जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही कंबरसम होता है, उसमें बहुत कंडीशंस अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रीटी को देखेंगे, अगर हम इस प्रिंसिपल को देखेंगे तो एक्स्ट्राडिशन का एक कोर प्रिंसिपल होता है डुअल क्रिमिनलिटी। डुअल क्रिमिनलिटी का मतलब कि जिस व्यक्ति को हम दूसरी कंट्री से यहां पे लेके आना चाहते हैं उसने कोई ऐसा क्राइम कमिट किया होना चाहिए जो उस देश में भी क्राइम हो। जनरली एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज में ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है डुअल क्रिमिनलिटी का। सो इफ समवन हु हैज रन अवे फ्रॉम इंडिया आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम, है ना, he has to be extradited from the other country
इट शुड बी अ क्राइम इन दैट कंट्री एज वेल। जो उसने किया है वो उस कंट्री में भी क्राइम होना चाहिए, तभी एक्स्ट्रेडिशन पॉसिबल है। इसके अलावा एक्स्ट्रेडिशन की प्रोसेस में बहुत डिलेज होते हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रेडिशन की प्रोसेस को अपील किया जा सकता है विद इन देयर कोर्ट सिस्टम। जैसा आपने विजय माल्या के केस में देखा है कि विजय माल्या के लिए रिक्वेस्ट जाती है मल्टीपल टाइम्स, लेकिन वो अपील करते चले जाते हैं डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर। सेम इज फॉर मेहुल चोकसी, सेम इज फॉर नीरव मोदी एज वेल। तो एक्स्ट्रेडिशन जो होता है वो ज्यादा डिलेड प्रोसेस होता है और एक तरीके से ट्रीटी से बाउंड होता है। दूसरी तरफ यहां पे क्या करने की कोशिश की जा रही है, यहां पे डिपोर्टेशन करने की कोशिश की जा रही। तो डिपोर्टेशन का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति के, जब किसी पर्सन के फॉरेन ट्रैवल के बाद, फॉरेन ट्रैवल करने के बाद आप उसे वापस अपनी सोर्स कंट्री के पास भेजते हो बिकॉज वो एक इलीगल इमिग्रेंट है, यानी कि वो इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे उस कंट्री में है। दिस इज कॉल्ड डिपोर्टेशन। तो दोनों में फर्क दिख रहा है। एक्स्ट्रेडिशन का मतलब है कि जो होस्ट कंट्री है, सोर्स कंट्री है, सोर्स कंट्री एक्स्ट्राडाइट करती है क्रिमिनल को जो क्राइम करके भाग गया है। डिपोर्टेशन का मतलब होता है जो दूसरी कंट्री है जहां पे वो बंदा गया है, फॉरेन कंट्री, वो फॉरेन कंट्री वापस डिपोर्ट कर देती है व्यक्ति को, पर्सन को, क्योंकि वो एक इलीगल इमिग्रेंट है। अब इलीगल इमिग्रेंट होने का क्या मतलब है कि उसके पास पासपोर्ट वैलिड नहीं है। तो यहां से गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी इनका पासपोर्ट इनवैलिडेट कर दिया है ना। जिस पासपोर्ट पे ये बैंकॉक गए थे, थाईलैंड गए थे, वो पासपोर्ट इनवैलिडेट कर दिया। नाउ दे कैन बी ट्रीटेड एज इलीगल इमिग्रेंट्स देयर। ठीक है। इसके अलावा अगर आप टूरिस्ट वीजा पे गए हो और आपका वीजा एक्सपायर हो गया है, तब भी आप उस देश में हो, तो भी आप एक इलीगल इमिग्रेंट हो, है ना। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस लगती है, तो आपको डिपोर्ट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं डिपोर्टेशन की, तो डिपोर्टेशन इंडिया के अंदर फॉरेनर्स एक्ट से रेगुलेट होता है, एक्स्ट्रेडिशन एक्स्ट्रेडिशन एक्ट से रेगुलेट होता है। डिपोर्टेशन के लिए देयर इज नो एग्रीमेंट रिक्वायर्ड, है ना, कि आप किसी को डिपोर्ट करते हो वापस अपनी सोर्स कंट्री के लिए, उसके लिए प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट नहीं भी हो तो भी आप डिपोर्ट कर सकते हो, बट द होस्ट कंट्री में रेजिस्ट। बट इस केस में तो होस्ट कंट्री रेजिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम चाहते हैं इन लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाए। खैर, अब दूसरी बात आती है कि एक्स्ट्रेडिशन और डिपोर्टेशन में से ज्यादा इजियर प्रोसेस कौन सा है। ज्यादा इजियर प्रोसेस ये है क्योंकि इसमें समरी प्रोसीडिंग्स, यानी कि जल्द से जल्द डिसीजन लेके, कार्रवाई लेके व्यक्ति को डिपोर्ट किया जा सकता है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है, बट यहां पे डिप्लोमेटिक, एक्स्ट्रेडिशन में डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तीसरा जो सवाल आता है वो है ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल का। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि 3 क्वेश्चंस में आंसर करूंगा। एक, ये रेड कॉर्नर नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस, सिल्वर कॉर्नर नोटिस क्या होता है। दूसरा, एक्स्ट्रेडिशन और डिपोर्टेशन में क्या फर्क है। तीसरा, ये ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल क्या होती। अगर आप चाहते हो कि मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊं, प्लीज कमेंट्स में बेल लिख दो, है ना, BAIL, ठीक है, भेल मत लिख देना, BAIL। तो अब ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल के लिए इन दोनों भाइयों ने ना पहले अप्लाई किया था, उनको नहीं मिली है। ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल का कंसेप्ट समझिए। यह होता है कि मान लीजिए, एंटिसिपेटरी बेल का कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट कहीं किसी पुलिस स्टेशन में FIR हो गई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो गई है। अब पुलिस कभी भी आपको अरेस्ट करने के लिए आ सकती है, वारंट लेके आ सकती है। तो आप एंटिसिपेशन में, सो दैट यू कैन प्रूव अर्लियर, है ना, बिफोर यू आर अरेस्टेड, आप अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हो अरेस्ट होने से, ताकि आप ट्रायल में जब जाओ तब पुलिस कस्टडी में आप ना रहो। ट्रायल के लिए जाओगे क्योंकि आप अक्यूज्ड हो, आपके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है, लेकिन पुलिस कस्टडी में नहीं रहोगे, इसलिए एंटिसिपेशन में आप बेल के लिए अप्लाई करते हो, उसे एंटिसिपेटरी बेल बोलते हैं। ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ केस। इसका मेंशन आपको भारतीय न्याय संहिता के अंदर या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर नहीं मिलता है, स्पेसिफिकली नहीं मिलता है। कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अपनी तरफ से इजाद किया है। तो कैसे होता है ये, मान लीजिए एक FIR फाइल की गई है एक पर्सन A के अगेंस्ट। जो FIR फाइल की गई है वो मुंबई में की गई है, बट वो पर्सन जो है वो बेंगलुरु में रिजाइड करता है या करती है ना। ऐसा हो सकता है क्योंकि FIR के लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं होता कि जहां पे जहां पे वो व्यक्ति रहता है वहां पे FIR करनी, नहीं, जहां पे क्राइम कमिट हुआ है, जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है, वहां पे FIR होगी। ठीक है। अब मुंबई पुलिस उन्हें अरेस्ट करने आ सकती है बेंगलुरु, है ना, बिफोर शी कैन सीक बेल।
अब बेल के लिए उन्हें मुंबई की कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि बेल अप्लाई करने के लिए अगर वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बेल अप्लाई करती हैं तो उस अदालत में जाएंगी जिस अदालत या जिस स्टेट के अंदर उनके खिलाफ कंप्लेंट हुई है। तो इस केस में कंप्लेंट किस स्टेट में हुई है? मुंबई में, मतलब सिटी में हुई है मुंबई में, स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। तो उनको महाराष्ट्र जाके बेल के लिए अप्लाई करना पड़ता। लेकिन ऐसा हो सकता था कि तब तक बेंगलुरु आके मुंबई पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती थी। इसीलिए until unless she goes and applies for regular bail, she will get a temporary relief from a bail at the local बेंगलुरु स्टेशन। तो बेंगलुरु के अंदर कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में जाके एंटिसिपेटरी ट्रांजिट बेल के लिए अप्लाई करेंगी, ताकि जब मुंबई जाएं और मुंबई में अपनी बेल के लिए अप्लाई करें उसके बीच में उन्हें अरेस्ट ना कर लिया जाए, जिसको क्या कहते हैं? ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल। ट्रांजिट क्यों है? क्योंकि रेजिडेंस कहीं और है और क्राइम या ऑफेंस कहीं और हुआ है, दैट इज वाई ट्रांजिट है। तो ये ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल का कंसेप्ट है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति मुंबई में क्राइम कमिट करता है, अलिजिडली मुंबई में एफआईआर होती है लेकिन वो रहता बेंगलोर में है, तो वो बेंगलोर के कोर्ट में जाके ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा और भी टाइप्स की बेल होती है, डिफॉल्ट बेल, रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी बेल, है ना। तो ये क्या होता है हम जरूर डिस्कस करेंगे, बट प्लीज आप मुझे कमेंट्स में एक बार BAIL लिख के जरूर बताएं। इस पर्टिकुलर मामले में बहुत सारी चीजें सामने आती है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा दुख इस बात का आता है कि जो जान जाती है, लॉस ऑफ लाइव्स होता है, वो जनरली ऐसे लोगों का होता है जिनके पास मटीरियल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम है, जो माइग्रेंट्स हैं, जो ज्यादा वल्नरेबल है। इस सिनेरियो के अंदर भी आप देखोगे कि जो ओनर्स हैं दे आर एब्सोल्युटली अनटच्ड बाय द कंट्रोवर्सी अंटिल इट रिजल्ट्स इन डेथ। तो कब तक हम इस तरीके से करप्शन की वजह से लोगों की जान गंवाते रहेंगे? एक बहुत ही गहरा सवाल, बहुत ही दुखद सवाल है, जिसका जवाब हम सबको मिलकर निकालना पड़ेगा। धन्यवाद और आपसे जरूर मुलाकात होगी।